नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पहली खबर चंडीगढ़ से हम आपको दिखाएंगे, जहां कॉफी टेबल बुक हरिसदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो वो दूसरी खबर अब जो हम दिखाएंगे वो होगी हिसार से, जहां आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भव्य ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे जो होगी फरीदाबाद से, जहां यहां पर अजरौंदा में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे एक झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्त में लिया गया है। गुप्ता क्लिनिक के नाम से ये चल रहा था और क्लिनिक के डॉक्टर प्रमोद गुप्ता के नाम यहां पर सीएम विंडो पर शिकायत भी दी गई थी। आखिरी और चौथी खबर जो है वो होगी नांगल चौधरी से, जहां गांव में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्ची का भ्रूण करीब 6 महीने का बताया जा रहा है। तो ये 4 खबरें हम आज आपको 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर कॉफी टेबल बुक का विमोचन है। दूसरी भव्य को लेकर खबर है, कांग्रेस पर किस तरह से उन्होंने निशाना साधा है। जो तीसरी खबर है वो है झोला छाप डॉक्टरों की खबर। और चौथी खबर जो है वो नांगल चौधरी में ममता शर्मसार, जहां पर एक 6 महीने का भ्रूण मिला है बच्ची का। तो ये 4 खबरें हैं जिन्हें लेकर आज हम विचार करेंगे। तो पहली बड़ी खबर की बात करें, चंडीगढ़ में कॉफी टेबल बुक हरिसदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरिसदन का विमोचन हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष बनता है तो सर्वप्रथम उसे अपनी मनोस्थिति बदलनी होती है, जिसे ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी बखूबी से निभाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा का संचालन पूरी मर्यादा और संवैधानिक तरीके से किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। फिलहाल नई पहल करते हुए हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाया गया है। जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ ले जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था। तो उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूं उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के एक नया अच्छा भवन बना करके और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा यहां पर आउटपुट देने के लिए हमारे साथ सीधा यहां पर ब्यूरो हेड स्वर्णजीत जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, जिस तरह से यहां पर ई विधानसभा की अब शुरुआत की जा रही है, इसमें बदलाव किया जा रहा है, तो किस तरह से ये बदलाव है, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा? दर्शक भी सुन रहे थे कि आज इन्होंने कॉफी टेबल बुक हरिसदन का उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की भी तारीखों से बोल पाते और साथ ही आपने कहा कि ई विधानसभा या मैं ये कहूंगा कि पेपरलेस अब जो कार्य प्रणाली है जो विधानसभा में इस बार बजट में चल रहा था वो भी पेपरलेस था। इससे सबसे बड़ी बात है जो कि मुख्यमंत्री ने इस बात के ऊपर भी तवज्जो दिया कि कई लाख पेड़ों के कटने से बचेंगे और क्योंकि ई विधानसभा का बहुत फायदा है। पहले ऐसे ही हजारों लाखों रुपए के पेपर जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे और वो पेपर जैसा कि हम जानते हैं एक पेड़ जो है हमें महज कुछ पेपर देने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते हैं। तो एक तो ये फायदा उन्होंने बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि जब से ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की बागडोर संभाली है उसी समय से लगातार नई नई प्रणालियां, नए नए प्रशिक्षण जो है विधानसभा में देखने को मिले हैं और उन्होंने तारीफ भी उनकी की। और खास तौर पर पेपरलेस होने से अब जो इस बार बजट सत्र में भी हरियाणा विधानसभा में देखने को मिला था
जिस प्रकार से सबको गैजेट जो दिए गए थे, एक तरह से टैब जो दिया गया था, उस पर हर एक विधायक जो है वो ध्यानपूर्वक बजट को भी देख रहा था और सबसे बड़ी बात उसे एक फाइल के रूप में सेव करने में भी बड़ी आसानी होती है, जो कि पहले ये भी होता था कि पेपर अगर कोई मिसप्लेस हो जाए तो दोबारा प्रिंट लेना पड़ता था या किसी को दोबारा बोलना पड़ता था। लेकिन अब कोई भी पेज, कोई भी पन्ना समझना हो, सबसे बड़ी बात है कि जो गैजेट इस समय विधायकों के पास होता है सत्र के दौरान भी, और खास तौर पर चाहे मुख्यमंत्री को ने जो अपनी पटल पर बात रखी और किसी संबंधित मंत्री ने कोई भी किसी तरह का कानून लेकर के आए, उसे एक दिन से निकाल करके समझ पाना और देख पाना बहुत सरल हो चुका है कल से। रणजीत, इसमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जो सबसे बड़ी चीज है कि पेपर्स पर जो सभी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब अभी फिलहाल जो है अब तक पेपर्स में ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब फायदा ये होगा कि सभी चीजें गैजेट्स में होंगी, ताकि कोई भी चीज अगर खो भी जाती है तो वो आपके पास सुरक्षित होगी आपके गैजेट में। उसे संभाल पाना बहुत आसान होगा और एक कमांड देने पर अगर किसी तरह की कोई जानकारी किसी विधायक को या किसी मंत्री को या किसी संबंधित अधिकारी को आवश्यकता है तो उस खास तौर पर खास उस पहलू की, तो उसी समय उसे कमांड देने के बाद जो है एकदम से वो सामने जो है स्क्रीन पर आ जाएगी, जो कि बहुत आसान है और आने वाले समय में इसका बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल। इसी के साथ क्या और भी कोई बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आए सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री ने यही कहा कि उनके कहने पर बजट सत्र का जो दिन थे, जो लगातार उन्होंने कहा कि 4 दिन तक बजट सत्र को बढ़ाया गया और उन्हीं की आग्रह पर और अध्यक्ष साहब ने उनकी ये बात मानी और अलग अलग उन्होंने कहा कि जब से ज्ञानचंद गुप्ता उन्होंने भागदौड़ विधानसभा की संभाली है तो नए एक तरह से टेस्ट जो है वो करते हुए दिखे हैं और उसका फायदा भी विधानसभा में देखने को मिलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, विपक्ष और पक्ष, चाहे वो पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, आपस में बन पाना बहुत मुश्किल होता है, और लेकिन अध्यक्ष हमारे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहते हैं और जो सदन में बहुत ज्यादा हल्ला और शोर शराबा देखने को मिलता है और ज्ञानचंद गुप्ता जो है बीइंग अध्यक्ष उसे कंट्रोल करने में बहुत सक्षम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णजीत आपका। तो कॉफी टेबल बुक हरिसदन का विमोचन किया गया है और साथ ही साथ यहां पर ई विधानसभा हो गया है पूरी तरह से। यहां पर अब जितने भी लोग होंगे उन्हें फायदा ही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अब दूसरी खबर जो है वो है आदमपुर से। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भव्य ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश में फ्री हैंड किया तो उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ भव्य ने कहा कि आदमपुर की जनता ने 54 साल के पारिवारिक पर यहां पर विश्वास जताया है, भरोसा दिखाया है और उन्हें आशीर्वाद दिया है। इतना ही नहीं, जनता ने यहां जाति धर्म की राजनीति करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। भव्य ने कहा कि अब उनका फोकस आदमपुर में विकास कार्यों पर होगा। सभी प्रेस साथियों का, जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और सभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का भी जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर पूरी मेहनत के साथ अपनी भूमिका को निभाया। और आप सभी के माध्यम से मैं जो आदमपुर की जीत हुई है उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूं। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित करता हूं। सभी प्रेस साथियों का यहां पहुंचने पर मैं तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अनूप कुंडू से बातचीत करेंगे। अनूप, जिस तरह से यहां पर भव्य बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा, निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि धर्म पर राजनीति पर जो लगातार यहां पर राजनीति करते थे, धर्म पर राजनीति करते थे, उन्हें जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है और एक परिवार पर जो लगातार सत्ता में बना हुआ है उस पर विश्वास जताया है। क्या कहेंगे इस पर?
कंचन देखिए, उपचुनाव कई मायने में बहुत बार जो भव्य बिश्नोई वहां से जीते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सीट को भजनलाल जी के चरणों में समर्पित किया है, नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है, नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। वहीं कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का भी काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उपेंद्र सिंह ने बारे में भी कहा है कि जहां उपेंद्र सिंह को हैंड फ्री कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए ये लगातार जो भजनलाल परिवार है उस पर विश्वास जताने की बात उन्होंने कही कि आदमपुर की जनता ने लगातार जो है इस बार कमल खिलाने का कार्य किया है, उसका श्रेय उन्होंने बीजेपी को दिया है। बिल्कुल अनूप, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से भी लगातार कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस का भी ये कहना है कि यहाँ पर भव्य की जीत नहीं हुई है, बल्कि जीत जो है वो बीजेपी की हुई है। तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार चल रही है। बिल्कुल कंचन, लगातार चाहे वो चुनाव के दौरान की बात हो, इस प्रकार के आरोप लगातार रहे हैं। वॉक युद्ध बड़ा तेजी से चलता रहा है और अब भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जीत हुई है वो कुलदीप बिश्नोई की नहीं, बीजेपी पार्टी की हुई है। और इसी के दौरान चाहे एक जो अंतराल 15,000 का रहा है, उससे बड़ा अंतराल कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई ने माना है कि इतना बड़ा अंतराल से बहुत कम ऐसे विधायक है जो जीत पाते हैं। और इस जीत का श्रेय कुलदीप बिश्नोई भी पहले बीजेपी पार्टी को दे चुके। कांग्रेस लगातार इसीलिए हमलावर है कि कुलदीप बिश्नोई जब इसका पूरा श्रेय जो है बीजेपी पार्टी को दे रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं तक कसने में पीछे नहीं रहे और उनका कहना था कि ये बीजेपी की जीत है, कुलदीप परिवार के नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ से करीबन 52,000 वोट लिए हैं, वो जो कुलदीप बिश्नोई जिस गढ़ की बात करते थे वो कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। अगर इस बार बीजेपी, लेकिन अनूप, कहीं न कहीं इस बात को मानना होगा कि इस वक्त जो ये उपचुनाव हुआ आदमपुर का, उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो एक वोटों का अंतराल है दोनों के बीच में, वो काफी लंबा है। कांग्रेस को कहीं न कहीं ये मानना होगा कि अभी और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जनता पूरी तरह से अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही है कांग्रेस के ऊपर, खासतौर से हरियाणा में। हाँ बिल्कुल कंचन, देखिए जो अंतराल है वो बड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ वोट ली है, उसके बाद कांग्रेस अपने आप को कमजोर भी नहीं मान रही, क्योंकि 52,000 का आंकड़ा ऐसे उसमें लेना जिसको कुलदीप या भजनलाल का गढ़ कहा जा रहा है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई अपने गढ़ के साथ साथ बीजेपी का साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वोटों का अंतराल आया है, उससे कहीं न कहीं मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि अगर उन्हें 2024 में अपनी सरकार लेने का इस प्रकार के उद्यम भरते और सरकार लेकर के आनी है, तो गहरा मंथन करना चाहिए, एक मतदाता तक पहुंचना चाहिए, उनकी जो पार्टी की नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से बीजेपी ने भव्य जीत का एक परचम लहराया है, लगातार ऐसा ना हो कि तीसरी बार फिर बीजेपी हरियाणा में जीत करे। बिल्कुल, अगर इसी के साथ हम यहाँ पर देखें अनूप, तो जो एक अंतराल रहा, फिर अगर हम जनता की बात करें तो जनता ने भी भव्य पर इस बार काफी भरोसा जताया है, क्योंकि जनता ने जब उपचुनाव से पहले भी चुनाव प्रचार के लिए भी भव्य वहां पर पहुंच रहे थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आदमपुर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर भव्य बिश्नोई के साथ चल रहा था। बिल्कुल कंचन, देखिए आजमपुर की जनता लगातार ये कह रही थी कि वो कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से हो कि भव्य बिश्नोई के माध्यम से, कि 26 साल का वनवास वो लगातार काट रहे हैं। लेकिन इस बार जनता चाह रही थी कि 2 साल जो बीजेपी सरकार के बचे हैं वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी करे। जो आजमपुर लगातार विकास न होने की दुहाई दे रहा था, वो चाहते हैं कि 2 साल में बीजेपी यहाँ पर विकास करवाए। जिस प्रकार से लगातार चुनाव के दौरान भी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो लगभग 600 से 800 करोड़ रुपए यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो पाइपलाइन में कार्य है वो तेजी से हो और अधिक विकास आदमपुर का हो। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आदमपुर के मतदाताओं ने मतदान किया और भव्य की भव्य जीत को अंजाम दिए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, आपका तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो अब बात करेंगे फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद के गांव यहां पर अजरौंदा में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे एक झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुप्ता क्लिनिक के नाम से ये क्लिनिक चला रहा था, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता नाम है और सीएम विंडो में भी इसकी शिकायत जा चुकी है। बता दें कि ये कार्रवाई सिविल सर्जन की टीम ने की है। जानकारी के मुताबिक इस डॉक्टर के पास फर्जी डिग्री भी मिली है। इस टीम की अगुवाई डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मान सिंह कर रहे थे। फिलहाल छापेमारी की टीम ने आरोपी फर्जी डॉक्टर को उसके क्लिनिक पर मिली दवाइयों के साथ सेक्टर 15A की पुलिस चौकी के हवाले कर दिया है और आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू कर चुकी है। आज
अजरौंदा आपको कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, किस तरीके से चला रहे थे? RMP हूँ बस। नहीं, RMP है वो, तो RMP में कोई क्लिनिक चलाने के लिए छोड़ना परमिशन दे रखी है आपने? कितने सालों से? 10-15 साल से। 10-15 साल से अजरौंदा गांव में। अच्छा, तो यहाँ अपना मकान ले रखा है या कोई किराए पे है? दुकान किराए का, मकान अपना। मकान अपना। मकान किस नाम, कितने नंबर है? 353-15। जो होलसेलर है उसको बिल के साथ दवाई नहीं देनी चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है डॉक्टर का, और इनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि जो ये प्रैक्टिस कर सकें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी धाराएं बनती हैं इनकी, चाहे वो 420 है, पब्लिक की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे ये मेडिकल MCI एक्ट है या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इन सभी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो हेड हमारे साथ संजय इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। संजय से बात कर लेते हैं। संजय, जिस तरह से ये पूरी खबर आई है यहाँ पर कि बिना किसी डिग्री के लगातार 10 से 15 सालों से ये डॉक्टर सभी का इलाज कर रहा था और अब जाकर इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद का जो अजरौंदा गांव है, सेक्टर 15A, जहां पर सारे, अगर हम बात करें यहाँ पर सेशन जज की या फिर बात करें हम यहाँ पर DM की, तो यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पर रहते हैं। उसके बावजूद इस एरिया में एक डॉक्टर जो कि अवैध गतिविधि कर रहा था, बिना किसी जो रजिस्टर्ड लाइसेंस है उसके बिना यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहा था, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। शुक्र हो उस आदमी का जिस व्यक्ति ने एक CM विंडो पे शिकायत डाली और इस झोला छाप डॉक्टर की शिकायत की, उसके बाद ये जो स्थानीय प्रशासन है, जो सिविल अस्पताल फरीदाबाद का प्रशासन है, वो सक्रिय हुआ। देखिए, कल जब ये छापेमारी की गई उसके बाद में काफी देर तक उस डॉक्टर से बात होती रही, तो वो लगातार नकली डिग्री दिखाता रहा और काफी सेटलमेंट करने की भी बात की गई। जो वहां पे हमारे सूत्र मौजूद थे, उन्होंने वहां पर सेटलमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन जब सेटलमेंट नहीं हो पाई तो उसके बाद केस बना दिया गया। लेकिन कंचन, अभी इस मामले में बहुत बड़ा झोल बाकी है। आखिर ये जो झोला छाप डॉक्टर था, ये दवाइयां कहां से लेता था? क्योंकि दवाइयां ये बल्क में लेता था, रिटेल में लेता नहीं था, तो ये दवाइयां कहां से लेता था? दूसरी बात यह है कि जो इसने डिग्री बनवाई, वो फर्जी डिग्री कहां से बनवाई? इसके अलावा, क्योंकि अगर ये बिना किसी डिग्री के इलाज करता तो वो अवैध डॉक्टर होता, लेकिन अभी ये 420 भी इस पे लगनी चाहिए। हालांकि अभी वो धाराएं पुलिस ने इस पे नहीं लगाई है, अभी ये अपडेट नहीं मिल पाई है कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है जिसने छापेमारी की थी, उन्होंने शिकायत में क्या दिया है। तो कहीं ना कहीं जो कंचन इस तरीके की जो गतिविधियां शहर के बीचों बीच चल रही थी, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या वजह रही कि 15 साल से स्वास्थ्य विभाग के शहर के बीचों बीच इस अवैध क्लिनिक को बंद नहीं करा पाया। यह जो डॉक्टर था, ये लगातार अवैध जो डॉक्टर था, ये लगातार लोगों की जान को खतरे में डालता रहा। देखिए, अभी कोरोना का काल निकल के चुका है, किन लोगों को इसने, जैसे उस समय भी इस तरीके की बीमारी होती थी कि किसी की चेस्ट में दर्द हो गया, फेफड़ों में दिक्कत हो गई, तो इन लोगों ने किस तरीके की लोगों को दवाइयां देकर उपचार किया है, ये जांच का विषय है। जी कंचन, बिल्कुल संजय, इसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये सिर्फ 1 साल या 2 साल का मामला नहीं है, 10 से 15 साल इस डॉक्टर को बीत चुके हैं और 10 से 15 साल से ये यहां अजरौंदा में लगातार बना हुआ है। लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं, लोग इसके पास जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 10 से 15 साल लग गए इस डॉक्टर पर नकेल कसने में। यहां पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए कंचन, जैसे फरीदाबाद मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पर 3 तरीके के डॉक्टर मिलते हैं। जैसे एक स्वास्थ्य विभाग से जो सरकारी विभाग है, वहां पर फ्री के डॉक्टर्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो कॉलोनियों में जो इलाज करते हैं, क्योंकि इनकी जो फीस होती है 100 से 150 रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनसे जो बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर हॉस्पिटल में 600 से 1000 रुपए तक की फीस होती है। तो सामान्य तौर पर जो आम आदमी है वहां पर अपना इलाज नहीं करा सकता। उन्हीं मजबूरियों का फायदा, क्योंकि देखिए सरकारी अस्पतालों में स्थिति छुपी हुई नहीं है, वहां पे इलाज किस तरीके से होता है, डॉक्टर किस तरीके का व्यवहार करते हैं, गंदगी का अंबार लगा रहता है, दवाइयों की कमी रहती है, तमाम कमियां वहां पे नजर आती है। तो उन लोगों को यही डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर है, वो भगवान के रूप में नजर आते हैं। इसके और ये डॉक्टर उन लोगों की मजबूरी का और गरीबी का फायदा उठाकर लगातार अकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। जी कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं अब। नांगल चौधरी के गांव में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्ची का भ्रूण करीब 6 महीने का बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और भ्रूण को कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। तो बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। यहां पर भ्रूण जो है वो 6 महीने का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच पड़ताल पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर है ये।
पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। नांगल का ये पूरा मामला, जहां पर 6 महीने का जो भ्रूण है बच्ची का, वो मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल इसकी शुरू कर दी है। नांगल की ये पूरी खबर है। वाकई हैरानगी होती है ऐसी खबरों से, ऐसी तस्वीरों से, जहां 6 महीने की बच्ची का भ्रूण मिला है। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और इस पूरी खबर पर जांच पड़ताल भी पुलिस की ओर से शुरू हो चुकी है कि आखिर ये भ्रूण यहां पर कैसे पहुंचा, इसे लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। तो 6 महीने का ये भ्रूण बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को पुलिस बड़े ही गंभीरता से और सतर्कता से देख रही है। 6 महीने का ये बच्ची का भ्रूण है, जिसे लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। लेकिन वाकई सवाल उठते हैं कि 6 महीने की इस बच्ची का भ्रूण यहां आया कहां से। तो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, दीवारों पर यहां स्लोगन भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो बेटी बच पा रही हैं, ना बेटी पढ़ पा रही हैं। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से। इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पीटीआई टीचर की हैवानियत का पूरा मामला है ये। टीचर ने छात्र को बुरी तरह से पीटा, पिटाई से छात्र पहुंचा वेंटिलेटर पर। अभिभावक ने पुलिस को दी शिकायत, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। बड़ी खबर। तो फरीदाबाद की खबर, पीटीआई टीचर की हैवानियत, जहां टीचर ने छात्र को बुरी तरह से पीटा, उसकी इतनी पिटाई की कि छात्र वेंटिलेटर पर पहुंच गया, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डीपीएस सेक्टर 11 स्कूल का पूरा मामला है ये। बड़ी खबर। तो पीटीआई टीचर की हैवानियत, टीचर ने छात्र को बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से छात्र जो है वो वेंटिलेटर पर पहुंच गया है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे की इतनी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई है कि उसे वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है टीचर ने। ऐसे टीचर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। जीपीएस सेक्टर 11 का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे की इतनी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई कि उसे वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया पीटीआई टीचर ने। मेरा बच्चा यहाँ अपूर्वा सिंह 12वीं का छात्र है और स्कूल में 12वीं का छात्र है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 डी ब्लॉक में है, डी में। और इसको हमारे यहाँ के जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के जो पीटीआई है उन्होंने बुरी तरह से मेरे बच्चे को मारा। बच्चा मेरा होली फैमिली में आज 1 हफ्ते से जिंदगी और मौत की में जूझ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं जो है इस बच्चे को मैं प्रेयर करता हूं कि भगवान इसको बचा ले और इस प्रशासन के खिलाफ, यहाँ जो है डीपीएस के प्रशासन के खिलाफ मैं एक न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं। उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। जब ये 5 नवंबर की बात है, शनिवार की बात है, दोपहर को 2:15 बजे ये मेरे पास आए, इनके बच्चे के चाचा जी उमाकांत जी, जो कि इनके लीगल गार्डियन है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन इन्होंने करवाया, तो ये बच्चा इन्हीं के पास रहता है। तो ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी 3 तारीख को मेरा बच्चा सुबह उसकी तबीयत खराब हुई, वो स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था, वो कोई जूते पहन रहा था, उस समय गिर गया, उसके पास गिर गया सीढ़ी के पास, और उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल ले गए। फिर वहां से हम पता नहीं ये सेटिस्फाइड थे नहीं थे, गॉड नोज क्या बात है। उसके बाद ये उनको दिल्ली ले गए, होली फैमिली ओखला में, जहां पे बच्चों को एडमिट किया है और बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से शाम 5 बजे कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर होगी चर्चा। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे बैठक होगी। अब कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। चलिए, इसी के साथ 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।